नमस्कार। साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी का और आज की हमारी आमंत्रित अतिथि साहित्य अकादमी परिवार को बहुत पसंद करने वाली हमारे परिवार की ही एक सदस्य आदरणीय मृदुला गर्ग जी का बहुत-बहुत हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से। नमस्कार। नमस्कार मृदुला जी, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले तो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो दिए गए अपील, जो सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री आनंद कुमार जी द्वारा भेजी गई अपील को हम पढ़ेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप भी मेरे साथ इस अपील को पढ़ें। प्रिय साथियों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। भाषा की मामले में हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के फलस्वरूप हिंदी राजभाषा के रूप में पदासीन हुई। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आम जनता से जुड़ने में हिंदी ने प्रारंभ से ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकारी कामकाज में भी हिंदी का प्रयोग व्यवहार निरंतर बढ़ रहा है। यदि हम सब मिलकर समन्वित प्रयास करें तो सरकारी कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिंदी पत्राचार के 100% लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आपको विविध ही है कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों का पालन करते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। अतः मैं संस्कृति मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपेक्षित करता हूं कि वे अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे और अपने कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। मेरी यह भी अपील है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए आप न केवल अपने कार्यालयीन कामकाज बल्कि अपने निजी कामकाज में भी राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं सहित आनंद कुमार, सचिव संस्कृति मंत्रालय। मित्रों, राजभाषा सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रख्यात हिंदी कथाकार आदरणीय मृदुला गर्ग जी का स्वागत करते हुए मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। आप सभी जानते ही है कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति भी है और संस्कृति किसी भी समाज और राष्ट्र की धरोहर तथा पहचान होती है। हमें सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए यह भी बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि आज हमारे पूरे देश की सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचलन है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसे पूरे देश में बहुत पहले से समझा, बोला, पढ़ा और लिखा जाता रहा है। यह बात और है कि हिंदी संविधान द्वारा राजभाषा पारित किए जाने के बावजूद आज तक अपने स्थायी महत्व के स्थान को पाने की जदोजहद में लगी हुई है। इस विषय पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ज्यादातर लोग या सामान्य जन
राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक दूसरे का पर्याय समझते हैं, और एक तरह से माने तो यह भी क्योंकि यह है भी क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा की तरह समझा गया था। उसकी विभिन्न अर्थों में जो पहचान उभरी थी वह राजभाषा, संपर्क भाषा, मेलजोल की भाषा के भावों को व्यक्त करती थी, और जो समूचे राष्ट्र के कामकाज की भाषा, संघ सरकार की भाषा, देश को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली संपर्क भाषा, राष्ट्रीय गौरव व भारतीयों के भावी संपन्नों की प्रतीक भाषा बनकर उभरी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे राजभाषा की मान्यता संविधान में दी गई, और इसके साथ ही संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए उनके विकास को भी राष्ट्रीय दायित्व माना गया। इसलिए हिंदी के प्रति हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है। मेरा मानना है, यदि हम पूरे मनोयोग और समर्पण के साथ हिंदी को अपनाएंगे तो यह आशा की जा सकती है कि हिंदी भाषा समृद्धि और गौरव अर्जित करके सम्मान प्राप्त करती जाएगी। इससे हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ेगा, और वास्तव में यही हिंदी की स्थायी प्रतिष्ठा का मूल आधार है। साहित्य अकादमी हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में अपने स्तर से प्रयास कर रही है, और इसमें आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सभी की सराहना करता हूं, और पुनः आदरणीय मृदुला गर्ग जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी। डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी ने भारत सरकार की ओर से जारी अपील में जो उल्लेख है कि स्वतंत्रता में हिंदी ने किस तरह से अपना योगदान किया, और ये भी बताया कि अगर हम पूरे मनोयोग से हिंदी का अपने रोजमर्रा के कामकाज में उपयोग करें तो निश्चित तौर पर हिंदी को जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सकती है। मैं आज की मुख्य अतिथि आदरणीय मृदुला गर्ग जी, हालांकि आप सभी उनसे परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं, फिर भी मैं संक्षेप में उनका परिचय आप सबसे करवा देता हूं। आपका जन्म 1938 में कोलकाता में हुआ। आप हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में एक हैं। आपके उपन्यास, कहानी, व्यंग, निबंध और यात्रा संस्मरणों ने प्रख्यात रूप से अपनी लोकप्रियता अर्जित की है। आपके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन और वसु का कुटुंब। आपके 11 कहानी संग्रह जिसमें कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, चर्चित कहानियां, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, संगति विसंगति, जूते का जोड़, गोभी का तोड़, और 4 नाटक, एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें और साम दाम दंड भेद, 3 निबंध संग्रह, रंग ढंग, चुप्पे नहीं सवाल तथा कृति और कृतिकार, एक यात्रा संस्मरण, कुछ अटके कुछ भटके, और 2 व्यंग संग्रह, कर लेंगे सब हजम और खेत नहीं है, प्रकाशित हैं। मृदुला जी को बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण, साहसी लेखन के लिए हेलमैन हेमेट ग्रांट, विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में साहित्यकार को जीवन भर के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके अलावा व्यास सम्मान जो आपको कठगुलाब उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा उसके हिस्से की धूप जो आपका उपन्यास है और जादू का कालीन नाटक के लिए सम्मान प्राप्त हुआ वर्ष 1975 और 1993 में। मिलजुल बन उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से आपको राम मनोहर लोहिया सम्मान, और ऑनोरिस क्लोसा आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर से डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त है। मैं बहुत ही आदर के साथ मृदुला गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद साहित्य अकादमी का, राव साहब का, और
आप सबको बहुत और मुझे भी हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। असल में आजकल हमें शुभकामनाओं की बहुत जरूरत है, हिंदी को भी जरूरत है। और जो आजकल हम जिसने हम पर हमला किया हुआ है, आक्रमण किया हुआ है, एक युद्ध की तरह चल रहा है, कोरोना को लेकर भी हमें शुभकामनाओं की बहुत जरूरत है। और शुभकामनाओं के साथ साथ हमें अपनी नागरिकता बोध की बहुत जरूरत है। जिस तरह हमें हिंदी बोलने के लिए राष्ट्रीय प्रेम की जरूरत होती है, उसी तरह हमें कोरोना से बचने के लिए भी जो हम करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते, पूरे समाज के लिए करते हैं। पूरे अपने आसपास की जितना जो हमारा परिवेश है, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारा मोहल्ला है, फिर हमारा जो देश है, शहर है, सबके लिए हम करते हैं। और दोनों में ही मुझे लगता है ये दुख होता है देखकर कि हम लोग थोड़ा सा अपना जो कर्तव्य है पूरा नहीं निभा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतनी भीषण संकट की स्थिति में हिंदी दिवस आया है और हम उसे मना रहे हैं। मेरी पूरी मनोकामना प्रार्थना है कि ये अकेला हिंदी दिवस हो जो ऐसी विपदा की के हालात में, स्थिति में मनाया जाए। मगर इससे मैं समझती हूँ कि पिछले दिनों से जब से ये कोरोना काल हुआ है, मुझे खुद को बार बार बराबर हिंदी की उपयोगिता और हिंदी का महत्व अपने देश में समझ में आता जा रहा है कि कितना ज्यादा महत्व है। जैसे कि अभी कहा गया, असल में हिंदी राष्ट्रभाषा बन चुकी थी स्वतंत्रता से पहले। गांधी जी ने हिंदी को चुना ही इसलिए कि वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। फिर कम से कम एक और भाषा की लिपि मराठी की वही थी जो हिंदी की है, और वो दोनों देवनागरी लिपि संस्कृत से आई थी। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे ज्यादा लोग देश में हिंदी समझते थे, बोलते थे, उनकी मातृभाषा थी। पर जिसकी मातृभाषा नहीं भी थी, स्वयं गांधी जी की मातृभाषा तो गुजराती थी, हिंदी नहीं थी, मगर उन्होंने हिंदी को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदी वो संपर्क भाषा है जो सब समझेंगे और जिसके माध्यम से हम आजादी के आंदोलन को चला सकेंगे। जब ये राजभाषा बनाई गई, घोषित की गई स्वतंत्रता मिलने के बाद, तो हम कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा गए। इसको राजभाषा बनाने का मतलब ये नहीं था कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब ये था कि अब ये राजभाषा भी है। पहले तो राजभाषा अंग्रेजी ही थी जब तक हम गुलाम थे, तो अब हमें पहली बार मौका मिला था कि हम अपनी भाषा को, भारत की भाषा को राजभाषा बनाएं, और उसके लिए हमने हिंदी को चुना कि हिंदी राजभाषा बने। मगर उसके साथ साथ वो जो अपना पद हासिल कर चुकी थी, वो जो महत्व हासिल कर चुकी थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का, वो तो वही रहा, वो तो कहीं गया नहीं। तो हम उसे राष्ट्रभाषा बोलें या न बोलें, उसे राष्ट्रभाषा कहकर संबोधित करें या न करें, ये तो सच रहता है, ये सच्चाई बनी रहती है कि वो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए, सबको आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक माध्यम बनी हुई है। ये सच है कि कुछ एक छोटा भाग पढ़ा लिखा, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा भाग है देश का, वो अपनी संपर्क भाषा के लिए अंग्रेजी को इस्तेमाल करता है, मगर जो बड़ा भाग है देश का, वो हिंदी को ही इस्तेमाल करता है। जब कोई भी हम में से कोई भी इंसान अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाता है, तो ना हम अपने प्रदेश की भाषा बोल पाते हैं, ना दूसरे प्रदेश की। जैसे अगर हम कलकत्ते से बंबई गए तो हम क्या बोलेंगे? हम हिंदी में एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि हम बंगला में बोलेंगे तो वो समझेंगे नहीं, और हम मराठी जानते नहीं तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो तब आसानी से, सुगमता से, सहजता से अपने आप हिंदी चुन ली जाती है और हिंदी में बातचीत होती है। फिल्में भी
जो सचमुच राष्ट्रीय स्तर पर जो फिल्में बनती हैं वो हिंदी में बनती हैं। सबसे ज्यादा फिल्में हिंदी में बनती हैं, और वो लोग भी जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, मातृभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी फिल्में बड़े चाव से, बड़े प्यार से देखते हैं। देश में ही नहीं, विदेश में भी देखते हैं। मुझे याद है, मैं डेनमार्क में थी, कोपेनहेगन में, तो सहसा शाम को ऐसे ही टीवी खुला हुआ था, तो उस पर शाहरुख खान की फिल्म आने लगी हिंदी में। तो मैंने कहा ये कैसे आ रही है? वो कहते नहीं, ये तो हर बुधवार की शाम आती है, क्योंकि लोग बहुत शौक से देखते हैं। और वो हिंदी में आ रही थी, उसके सबटाइटल्स डेनिश में आ रहे थे। मगर हम लोगों को कुछ ऐसी आदत बन गई है हमारी कि जो हम फिल्में भी देखते हैं, अगर बाहर की भाषा की हो, तो उसके सबटाइटल्स जो उसके साथ आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं। मगर फिर भी अगर हम देखें, सचमुच इस पर शोध करके देखें, सर्वेक्षण करके देखें, तो ज्यादा लोग हिंदी समझेंगे। बल्कि हम खुद भी, मैं तो अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, अंग्रेजी भी मैंने खूब पढ़ी है, अंग्रेजी माध्यम से अर्थशास्त्र पढ़ा है। मगर मैं जब हिंदी का कोई नाटक देखती हूँ, या अंग्रेजी का कोई नाटक देखती हूँ, या फिल्म अंग्रेजी की देखती हूँ या हिंदी की देखती हूँ, तो जिस आसानी से जिस सुगमता से मुझे हिंदी का नाटक सुनाई पड़ता है, वो बहुत धीमे बोल रहे होते हैं तब भी सुनाई पड़ता है और समझ में आता है, उस आसानी से अंग्रेजी का नहीं आता। और इसका कारण भाषा नहीं, इसका कारण संस्कृति है, कि मेरी जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक लगाव है, जो मेरी सभ्यता है, जो मेरा सरोकार है, वो अपने आप, मेरा जो मस्तिष्क है वो अपने आप जाकर हिंदी से जुड़ जाता है और उसको आसानी से समझ लेता है। वैसे ही जैसे हम आसपास जो हमारी चिड़िया चहचहा रही होती हैं, वो उनको सुनकर समझ जाते हैं कि हमारे देश की चिड़िया है, ये कोयल है, ये तोता है, ये मैना है। जो हमारे देश में होती हैं उनको हम फौरन पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि साहित्य लिखने के नाते मुझे और साहित्यकारों की तरह लगता है कि हिंदी में लोगों ने पढ़ना बहुत कम कर दिया है, खासकर साहित्य पढ़ना बहुत कम कर दिया है। नाटक तो वो अभी भी हिंदी में देखते हैं, फिल्म वो अभी भी हिंदी में देखते हैं, मगर जब बात साहित्य पढ़ने की होती है तब कहीं कुछ, पता नहीं क्या मजबूरी है या आलस्य है या जानकारी की कमी है कि हिंदी में साहित्य कम पढ़ा जाने लगा है। उसका एक कारण, बड़ा कारण तो यही है कि उच्च शिक्षा जो है वो हमारे यहाँ ज्यादातर अंग्रेजी में दी जाती है। और जब आप एक बार अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं, तो जिस भाषा में आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी भाषा में आप साहित्य भी पढ़ने लगते हैं, क्योंकि साहित्य भी तो दिमाग की मांग करता है ना। उसमें जो साहित्यिक भाषा जो होती है उसे समझने की जरूरत होती है, और उसके लिए आपका शिक्षित होना इतना जरूरी नहीं है, मगर आपका वयस्क होना, परिपक्व होना, आपकी बुद्धि का परिपक्व होना तो जरूर अनिवार्य है। इसलिए वो जहाँ जो भाषा हम बोलेंगे अपने काम की जगह, अपने पुस्तकालय में, अपने दफ्तर में, अपने उन दोस्तों से जो हमारे बहुत करीबी दोस्त नहीं है मगर जिनसे हम पेशेवर बातचीत कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जब उनसे हम सब अंग्रेजी में बात करेंगे तो जाहिर है कि हम किताबें भी उसी भाषा में पढ़ने लगेंगे। ये तो खैर एक साहित्यकार होने के नाते मैं कह रही हूँ, मगर पिछले दिनों एक बात जो बहुत गहराई से, व्यापकता से मेरी समझ में आई, ये जब से ये कोरोना हुआ है, वो ये है कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मास्क पहने। अब मास्क का हिंदी शब्द है नकाब है, बल्कि उससे पहले से, ये तो अब आया है, बहुत पहले से हमारे यहाँ जो जैन समुदाय था वो अरसे से, सदियों से मुंह पर पट्टी लगाता था, इसलिए कि वो कीटाणु उस पर हमला न कर सके। हम लोग, मैं भी जैन हूँ, हम लोग कहते तो ये थे कि हम उनकी जान बचाने के लिए ये पट्टी लगा रहे हैं, मगर असल बात ये थी कि हम अपना बचाव करना चाहते थे। इसीलिए
सूरज छुपने से पहले खाते थे। आप देखेंगे कि आजकल पूरे यूरोप में, अमेरिका में भी सब जगह जल्दी खाना खाते हैं शाम को। हम लोग जितना देरी से खाना खाते हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं खाता। सब 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लेते हैं। वही तब भी होता था। फिर हम लोग पानी छान के पीते थे, नल पर कपड़ा बांध देते थे और बाद में भी पानी को छानते थे। और फिर विज्ञान फिल्टर लाया और सारी दुनिया पानी को छानकर पीने लगी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं। तो मैंने पिछले दिनों क्या देखा, मैं जानबूझकर रोज शाम को घूमने जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो सब पट्टी मुंह पर रखे होते हैं, बांधे हुए होते हैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जब हम कहते हैं पट्टी बांध दी तो उससे कुछ सांस घुटने का सा आभास होने लगता है। तो पट्टी मुंह पर लगा दी कहेंगे तो मास्क जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि हुआ क्या है, ये बहुत दुखदायी बात है कि हमारा समाज 2 वर्गों में बट गया है। एक वर्ग जो कम पढ़ा लिखा है, जो जमीन से जुड़ा है, जो कम आय पर काम करता है, वो हिंदी बोलता है। और एक दूसरा छोटा वर्ग जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो उच्च मध्य वर्ग का है, जो ज्यादा कमाता है, वो अंग्रेजी बोलता है। मैंने ये देखा कि जितने हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो सब मुंह पर पट्टी लगाए हैं, मगर जितने भी ये उच्च मध्य वर्ग के ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो ज्यादा जागरूक होंगे, एक नागरिक की तरह ज्यादा जिम्मेवार होंगे, वो नहीं पहने होते मास्क, वो मुंह पर पट्टी नहीं लगाए होते और घूम रहे होते हैं सड़क पर। और उनसे जब मैं पूछती कि आपने क्यों नहीं लगाया हुआ मास्क, तो वो कहते हैं हम अभी घर से आए। वो तो ठीक है, आप अभी घर से आए हैं, मगर इस समय तो आप सड़क पर हैं और आप और लोगों को ये संक्रमण दे रहे हैं। आप अपना बचाव नहीं करना चाहते तो दूसरों का तो करें। और फिर मेरी समझ में ये आया कि शुरू में क्योंकि ये कहा गया था, जो भी टीवी वगैरह पर बोलते थे, डॉक्टर हो या अन्य लोग हों, नेता लोग हों, वो ये कहते थे कि जो ये मास्क है, जो ये पट्टी है या नकाब है, वो हमारे अपने बचाव के लिए इतनी जरूरी नहीं है जितना कि दूसरों के बचाव के लिए। और जब हमारे भीतर अपने समाज के लिए कोई भावना नहीं होगी तो हम दूसरों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। और वही हमारे साथ हो रहा है। ये एक तरह का स्वार्थ है कि हम दूसरों को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, और एक गैर जिम्मेवारी है कि हमारे भीतर समाज को लेकर कोई बड़ी भावना नहीं है, समाज प्रेम की या समाज हित की या समाज के साथ एक होने की भावना नहीं है। मुझे याद है 2003 में मैं जापान गई थी, तो वहाँ यामागाथा शहर में हम थे और हमें ले जाया गया, बताया गया कि यहाँ का सबसे अमीर आदमी है, उसके घर हमको ले जाया गया और वहाँ उसकी पत्नी ने मुंह पर मास्क पहना हुआ था। तो उन्होंने हमें बताया कि ये इन्होंने इसलिए नहीं पहना है कि आपसे डर रही हैं, कि उनको लग रहा है कि आप इनको कोई रोग दे देंगे। इन्होंने इसलिए पहना है कि इनको हल्का सा जुकाम है और ये नहीं चाहती कि आपको भी जुकाम हो जाए, आप भी संक्रमित हो जाएं उससे। तो ये जो एक भाव है दूसरे के बचाव का भाव, वो जापान में इतना ज्यादा है, इसीलिए कोरोना के दौरान भी उन लोगों ने दूरी बनाए रखी और बराबर अपना चेहरा मास्क से ढककर, पट्टी से, नकाब से ढककर रखा। मगर हम लोग ये नहीं करते हैं। और इसमें एक बात और मैंने देखी कि ज्यादातर जवान औरतें मास्क नहीं पहनती, मर्दों की बनिस्बत औरतें कम पहनती हैं मास्क। तो मेरी समझ में आया कि औरतें क्योंकि अपने को दोयम दर्जे का नागरिक समझती हैं, मतलब उनके दिमाग में भरा हुआ है, चाहे ऊपर से वो न कहती हूँ न समझती हूँ, तो उनके भीतर सामाजिक बोध भी कम है। वो अपने को भी नहीं बचाती और दूसरों को भी नहीं बचाती।
तो मैं समझती हूँ कि ये एक अजीब किस्म की चीज मैंने देखी इन दिनों। ये एक तरह का सर्वेक्षण ही था मेरा, या शोध ही था कि इतना बड़ा अंतर है हिंदी भाषियों में, या जो भी अपनी मातृभाषा बोलते हैं लोग उनमें, और उन लोगों में जो अंग्रेजी बोलने लगे हैं। ये वही अंतर है जो अलगाव का भाव अन्य क्षेत्रों में भी आता है। वही भाव है जो साहित्य पढ़ने से उनको रोकता है, जो दूसरों से संपर्क बनाने में उनको रोकता है, जो देश की जो भी बड़े काम हो रहे हैं देश में उनमें भाग लेने से रोकता है, और अपना को अलग करके देखने पर प्रेरित करता है। जो भी हमारे देश की खासियत ये थी कि हर तरह के लोग, हर धर्म के, हर कहना चाहिए विचारधारा के, हर विचार के, हर एहसास के, हर तरह के लोग, हर दृष्टि के लोग आपस में समन्वित होकर रहते थे। कोई सी भी भाषा बोले, कोई सा भी धर्म उनका हो, मजहब हो, कोई ना हो, धर्म ना हो, कुछ भी ना हो, कोई भी जाति हो, हम लोगों का एकजुट होकर रहना एक बड़ी बात थी। वो अब कम हो रहा है, एक अलगाव की भावना आ रही है, और उस अलगाव की भावना को पनपाने में मैं समझती हूँ कि ये आ भी रहा है कि हमारे दो वर्ग हो गए हैं, दो हिस्सों में हम बट गए हैं। एक इंडिया है और एक भारत है, और भारत वो सब करता है जो भारतीय समाज के लिए की भलाई के लिए जरूरी है, मगर इंडिया अपने आप को इंडिया बड़े गुरूर में रहता है, और वो नहीं सोचता कि उसके लिए कुछ भी करना जरूरी है, और वो सोचता है कि उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मेरे साथ एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि मैंने जब एक जवान आदमी से कहा कि आप जब मेरे बराबर में से गुजरे और मास्क न पहने हो तो कृपया मुझे बता कीजिए कि मैं आ रहा हूँ, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो मैं सड़क की दूसरी तरफ चली जाऊंगी। तो उन्होंने चिल्लाकर मुझसे कहा कि आप, अंग्रेजी में कहा उन्होंने कि आप 65 साल से ज्यादा की हैं, तो कानून है कि आप सड़क पर नहीं आ सकती, तो आप घर चली जाइए, आपको सड़क पर रहने का अधिकार नहीं है। कानूनन आप 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग सड़क पर नहीं आ सकते, घूमने नहीं आ सकते, घर से बाहर नहीं आ सकते। और ये सब कहते हुए वो बराबर मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तो मैं पीछे होती जा रही थी क्योंकि मैं अपने और उनके बीच में दूरी बनाए रखना चाहती थी। फिर मैंने उनसे काफी दूर जाकर, मेरी आवाज काफी ऊंची जाती है, तो मैंने ऊंची आवाज में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, और कानून को लेकर आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। ये आप इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आप इसलिए कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मगर आप सोचते हैं कि ये झूठ बोलकर आप मुझे डरा लेंगे। और मैंने कहा मैं अभी घर जाने के बाद पुलिस से बात करूंगी और वकील से भी बात करूंगी, और पूछूंगी कि ये कानून ऐसा है क्या कोई। और दूसरी बात यह है कि आपको एक औरत की उम्र का अंदाजा लगाने का, कयास लगाने का क्या अधिकार है? ये तो बिल्कुल अनैतिक है। ये आप एक औरत की मानहानि कर रहे हैं, आप मेरी मानहानि कर रहे हैं। आप मुझे कैसे बता रहे हैं कि मेरी क्या उम्र है? ये आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे बताने का। तो खैर वो थोड़ा हतप्रभ से होके चुप हो गए। मैं फिर घर आ गई। उसके बाद उनकी पत्नी ने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत लंबा माफीनामा भेजा कि हम माफी मांगते हैं, और हम असल में तो नकाब लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, बस वो हम थोड़ी देर के लिए नहीं लगाते, किसी के पास से गुजरने में उतनी सी देर में कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप सिर्फ एक आदमी के पास से नहीं गुजरते, आप पता नहीं कितने लोगों के पास से गुजरते हैं, और वैसे ही न जाने कितने लोग मेरे पास से गुजरते हैं, तो इससे फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे ये लगा कि बराबर जो वो हजरत मुझे अंग्रेजी में मेरी उम्र का लिहाज किए बिना मेरी उम्र को लेकर मुझे डांट रहे थे, तो वो बराबर अंग्रेजी बोल रहे थे और मैं उनका जवाब बराबर हिंदी में दे रही थी। तो शायद उनको ये लगा कि मैं कोई बहुत ही कमतर इंसान हूँ, और इसलिए वो मुझे लताड़ सकते हैं।
अंग्रेजी में, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रहे थे और मैं हिंदी बोल रही थी। और मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि ये एक सच्चाई है। जो भी हमारे समाज में लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, वो बहुत मगरूर हैं और वो सोचते हैं कि जो हिंदी बोल रहा है वो निचले तबके का आदमी है। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो कौन है और क्या करता है, कलाकार है, साहित्यकार है, डॉक्टर है, वकील है, क्या है। और अगर आप ऐसे आदमी से अंग्रेजी में बोलें तो वो फौरन ठीक हो जाता है, रास्ते पर आ जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप हिंदी में बोलें तब उसको रास्ते पर आना चाहिए, न कि जब आप अंग्रेजी में बोलें। तो हम सबको कोशिश करनी है कि अब हिंदी को वो दर्जा दें कि जब हम गर्व से हिंदी बोलें, जैसे एक बंगाली गर्व से बंगला बोलता है, जैसे एक मलयाली गर्व से मलयालम बोलता है। मैं करीबन एक हफ्ता रही केरल में। मैं केरल से गई थी वायनाड, और वहां पर मैं 3-4 दिन उन लोगों के साथ थी जो सिर्फ मलयालम बोल रहे थे। तो मैं बीच बीच में जब बहुत देर हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता, तो बीच बीच में मैं एक आध वाक्य हिंदी में बोलती, क्योंकि वो हिंदी भी जानते थे कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी भी तो बात सुनो। तो मेरा जवाब दे देते थे हिंदी में, मगर तुरंत फिर वो आपस में मलयालम में बोलने लगते। मगर हम हिंदी भाषी जब हम आपस में बेटा माँ, बेटी पिता, बहने, दोस्त लोग, हम जब आपस में बात करते हैं तब भी बहुत बार हम अंग्रेजी में बात करते हैं। जैसे अंग्रेजी में बात करके हम अपनी गुणवत्ता साबित कर रहे हैं। हम साबित कर रहे हैं कि हम बड़े लोग हैं। हम अपने बच्चों से भी अंग्रेजी में बोलते हैं, बल्कि बच्चों से तो अंग्रेजी में ही बोलते हैं। मुझे याद है मैं अपनी कॉलोनी के बगीचे में, बाग में कहना चाहिए, उपवन में, उद्यान जो भी वो होता है, उपवन तो नहीं कह सकते, फूल तो वहाँ होते नहीं है ज्यादा, उद्यान कह सकते हैं छोटा सा। तो वहाँ घूमने जाती हूँ तो मैंने कई बार वहाँ पे जो जवान जोड़े घूम रहे होते हैं बच्चों के साथ, मैंने उनसे पूछा है कि आप अपने बच्चों से ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे वो आपके अंग्रेज अफसर हो। आपस में वो हिंदी बोलेंगे मगर बच्चे से अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि उनके मन में ये भाव है कि बच्चे का जो भविष्य है वो तभी सुदृढ़ हो सकता है, वो तभी तरक्की कर सकता है अगर वो अंग्रेजी जाने। और इस पूरी कोशिश में धीरे धीरे उनके भीतर जो संवेदनशीलता है, उनके अपने भीतर भी और उनके बच्चों के भीतर भी, उसको वो मिटाते जा रहे हैं। और भाषा सीखने से कतई कोई फायदा नहीं है अगर आप संस्कृति से टूट जाएं, अपने इतिहास से टूट जाएं, अपनी संवेदनशीलता को खो दें, अपनी बुद्धि और अपनी भावनाओं के बीच एक फासला बना लें। क्योंकि दरअसल तो आप जो भी काम करते हैं वो दिमाग से करते हैं, प्रेम भी आप दिमाग से करते हैं। दिल तो महज एक खून को इधर उधर करने वाला यंत्र है, खून का प्रवाह आपको देने वाला यंत्र है। काम तो आप दिमाग से ही करते हैं, अपनी देह के हर व्यापार को आप दिमाग से चलाते हैं। तो उस दिमाग को अगर ये समझ में नहीं आया कि हिंदी बोलने से हम कितना लाभान्वित होंगे, हिंदी बोलने से हम स्वयं एक विकसित इंसान बनेंगे, हम एक बहुआयामी संस्कृति और बहुआयामी विचार के मालिक बनेंगे। अगर हम ये नहीं समझे और अंग्रेजी सिर्फ दिखावे के लिए बोलते रहे तो हम अंततः दिखावा करने वाले इंसान बनकर रह जाएंगे। और हम किसी भी स्थिति से, चाहे वो कोरोना की स्थिति हो या कोई और हादसा हम पर आ गुजरे, हम उससे निपटने में सफल नहीं होंगे, असफल रहेंगे, नाकाम रहेंगे। इसलिए हिंदी को हमारी जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा हिंदी की जरूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग जी ने न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी कई बातें बताई।
और आपने कुछ चिंताएं भी व्यक्त की कि जिस तरह से आज का हमारा समाज है उसमें साहित्य पढ़ने की जो ललक है वो कम होती जा रही है। और आपने हिंदी के प्रयोग के लिए जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक पूरी संस्कृति है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो भारत की सभी भाषाओं ने हिंदी को अपने शब्द दिए थे, अपना सत्व दिया था और इस तरह से हिंदी का निर्माण हुआ था। इसलिए ये हिंदी पूरे भारत को जोड़ने वाली एक भाषा है। इसमें सभी भाषाओं का रस है, इसलिए इसको बोलने में हमें गर्व महसूस करना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी ने भी कहा था कि हिंदी को अपने कामकाज की भाषा, अपने बोलचाल की भाषा, अपने संपर्क की भाषा बनाना हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ मृदुला गर्ग जी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए। मित्रों, ये मुख्यालय में ही नहीं, हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है। और दिल्ली में हमारा जो स्वाति में विक्रय केंद्र है, वहां पर भी हमारे सहयोगी, हमारे साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और मृदुला जी को सुन रहे थे। मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि इस सप्ताह में हम कई कार्यक्रम और कई प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज 2:30 बजे अनुवाद प्रतियोगिता है, 15 सितंबर को दोपहर में 11 बजे यूनिकोड टंकण प्रतियोगिता और 12 बजे निबंध प्रतियोगिता, 2:30 पर श्रुत लेख प्रतियोगिता और 17 सितंबर को हिंदी काव्य संध्या हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में 4 महत्वपूर्ण कवि होंगे। ये 3:30 पर आयोजित की जाएगी। 18 सितंबर को जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो हमारे पुरस्कृत साथी होंगे उन्हें पुरस्कार वितरण होगा और इस तरह ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ेगा। मैं पुनः साहित्य अकादमी परिवार की ओर से मृदुला जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमें पूरा भरोसा है कि हम जब भी आपको आपसे इल्तजा करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारा ये स्वीकार करेंगी अनुरोध। मैं पुनः साहित्य अकादमी परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और अपने सभी साथियों को हिंदी दिवस की पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं इनमें आप सभी जो भाग लेना चाहते हैं वे निशांत जी को अपना नाम जरूर नोट करा दें।